अच्छा जी। अच्छा मोहतरम, IAS 1037 में आ जाए। हाँ जी। हाँ अच्छा भाई, कल जो पार्ट बी में डिस्कशन हो रही थी, अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है और उस क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो क्या वो जो क्लोजिंग स्टॉक को आपने रिपेयर करवाना है, सही करवाना है, तो क्या ये आपकी लाइबिलिटी है किसी की तरफ? लेकिन अगर आपने कोई चीज़ें बेच दी हुई हैं, अगर आपने कोई चीज़ बेच दी हुई है और फिर वो रिपेयर करके देनी है, वो लाइबिलिटी है। और अगर आपके पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो आपने रिपेयर करनी है, वो लाइबिलिटी तो नहीं होती। कितना दे रहा था? अच्छा, वैसे तो काफ़ी डिटेल से बात हो गई थी, लेकिन ठीक है, अब दोबारा बात कर लेते हैं। 10 मिनट और ज़ाया हो जाने हैं। इन एनी केस कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट ऐसी पेपर में आती है, नॉर्मल चीज़ों पे फोकस किया करें। अब क्या आप चीज़ की जान लेनी है, तो हमने जो लैपटॉप बेचे थे, तो जिन्होंने नहीं भी क्लास ली, हमने जो लैपटॉप बेचे थे, तो कस्टमर्स को हमने नए चार्जर लेके देने हैं, होलसेलर रिटेलर को हमने नए चार्जर लेके देने हैं, और हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके लिए नए चार्जर हमें चाहिए। तो जाहिर बात है, इन दोनों के लिए हम कस्टमर की तरफ लाइबल फील करेंगे, तो इसके लिए अपनी तरफ लाइबल फील नहीं करेंगे, बल्कि जब लैपटॉप्स की NRV निकाल रहे होंगे तो रिपेयर कॉस्ट इसमें से माइनस कर देंगे। बाकी अगले बंदे ने कहा था कि आप ये सारे के सारे चार्जर नए ले लो, उसके बदले में मैं आपको सिर्फ इतने पैसे दे देता हूँ। तो फिर एक लंबी बहस मैंने की थी कि 11.5 अगले बंदे से आने हैं, तो 11.5 में से अगर आप तकसीम करें 9.1 और 4.9, यानी 9.1 और वो वाला 4.9, 11.5 इसके बदले आने हैं, उसमें से इस 9.1 के बदले सिर्फ 7.5 आने हैं। बाकी तो हमारे वो जो पड़े हुए पास लैपटॉप हैं उनके बदले में पैसे आने हैं। डिस्कशन ले लेना एक दफ़ा दोबारा, वरना फिर मसला आया तो इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इस सवाल का पार्ट 2 मैंने आपको करवाना है, पास पेपर क्वेश्चन 1 का, पेज 370 पे आ जाएं। अच्छा जी, ये आप हजरात के पेपर्स में जो मसले हैं वो सुन लें टर्म टेस्ट में। जी आप देखें, बैलेंस शीट का सवाल मांगा गया था, तो बैलेंस शीट के सवाल में अगर आप सोल्यूशन में जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपको जो है वो टाइम नहीं मिलेगा पेपर में। बैलेंस शीट के सवाल में अगर आप जनरल एंट्रीज करने बैठ गए हैं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने इतनी सी आपको कोई गुंजाइश दी थी कि इसको वर्किंग में जाके ये फिगर्स कैलकुलेट कर लें, या जहाँ जहाँ कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट बैलेंस शीट के फेस के ऊपर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में जाके ये इंटू ये लिख दें। लेकिन जब आप एक एंट्री आपको समझ आ गई है ये है, तो उस एंट्री को या तो फुट नोट में उसकी फिगर निकाल लें और फेस पे लाके उसका रेफरेंस दे दें। अब इस तरह अगर आप एंट्रीज करने लगे पेपर में, इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जिसकी भी आप लोगों ने तो इससे भी ज़्यादा कुछ किया होगा, जो एक दो पेपर कल मैंने नज़र मारे, तो इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस तरह ये सारी एंट्रीज को लेकर चलने का। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दीज एंट्रीज। एक हमने क्लास की थी पार्ट बी में, जिसमें IAS 28 में 2 दिन जो मैंने सवाल कराए थे, तो मैंने वर्किंग्स के बगैर कराए थे, और मैंने कहा था वर्किंग्स ना करें, आप फुट नोट डाल दें। तो और ये देखें, ये तो मैंने क्या कहते हैं, ये तो ठीक है, चलें, ग्रॉस गेन और नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दिया, ये भी सही है। इन्वेस्टमेंट इन ML भी आपने निकाल ली वर्किंग 1.1 में। अब हाँ, अब ये अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो बेशक आप इशू प्राइस का लफ्स लिखे बगैर इधर भी इशू प्राइस निकाल देंगे, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर देंगे नाम लिखे बगैर, तो भी चल जाएगा ये काम। ये अगर आप ऊपर भी लिख देंगे। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन बैलेंस की तो ज़रूरत नहीं है, बस इफेक्टिव रेट काफ़ी है, कूपन रेट लिख देना भी काफ़ी है, ऑन फेस वैल्यू। बस जब उसको पता है एग्जामिनर को आप यहाँ इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं, यहाँ कूपन लगा रहे हैं, तो रेट लिखना ये तो वर्किंग्स हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह। तो चलें, जो भी अब आपने आइंदा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और अब ये देखें, ये कुछ फिगर्स हैं मिसाल के तौर पे पेपर में। अब ये फिगर्स पता नहीं, अब मुझे तो नहीं मिलनी, अगर जिनका ये पेपर है वो मुझे बता दीजिएगा, ये फिगर्स तो मिल नहीं रही है, कहाँ से आई हैं। तो नहीं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, हो सकता है निकाली हो नीचे वर्किंग्स में शो हुई हूँ, लेकिन मैंने नज़र मारी थी कि ये फिगर्स नज़र नहीं आई, तो इस पर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल गए तो ये अलग डिस्कशन है। प्रेजेंटेशन के अगर आपको कोई मार्क्स मिल गए तो इसको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। फिगर्स सही हैं, फिर उम्मीद है मिल जाएंगे, लेकिन शो करनी चाहिए कैसे निकली हैं।
और सोल्ड अनसोल्ड सोल्ड का प्रॉफिट ये अल्फाज तो लिखने टोटली मना कर दिए गए थे, और इंक्रीज करना तो बिल्कुल हाईली अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह तो ना करें खुदा के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। और ये इजी मार्क्स लूज़ किए हैं यहाँ पे। कैरी डाउन हालांकि निकाला जा सकता था, चाहे गलत ही था, कम से कम कैरी डाउन निकलता, जो भी गलत आ रहा था, ये तो टी ने लिखा हुआ 87, कैरी डाउन निकलता, बैलेंस शीट के फेस पे जाता, तो कम से कम वो इसके मार्क्स फिर आपको फेस पे पोस्ट करने के देता ना। तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए। और अगेन ये पूरी फिर ऑन बैलेंस, इसको आप छोड़ दें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं करता रहा था क्योंकि क्लास में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बताया जा रहा होता है, अब बता रहा हूँ ना, इंदा नहीं, एहतियात कर लें। और ये भाई बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। बेशक आप इधर गेन का लफ्ज़ लिख देंगे या लॉस का लफ्ज़ लिख देंगे, वो भी काफ़ी है। वो आपके समझने के लिए मैं लिखता था ये फिगर बैलेंसिंग आई है, OCI में जानी है, इसका नाम फेयर वैल्यू रिजर्व है, क्योंकि मेरे तो ख्याल से अगर आप ये सारा ना करें और इस सारे करने की बजाय आप 1800 वर्सेस जो भी है पता नहीं फिगर ये भी कर देंगे, तो एग्जामिनर तो इस पर भी पूरे मार्क्स दे देने हैं। इंस्टेड ऑफ के टी अकाउंट खोलें और टी अकाउंट खोल के ये करें, फिर टी अकाउंट भी खोलना है तो ऊपर 1800 आ गया, नीचे ये वाली फिगर कैलकुलेट होगी। हाँ, कैलकुलेशंस आपने जरूर शो करनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कैलकुलेशन शो ना करें, बट कैलकुलेशन शो करने के बाद इतने लंबे लंबे लफ्ज़ लिखना, तो इसका तो फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा होगा आपका। अच्छा जी, बस ठीक है, और कोई चीज़ हुई तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को आइंदा एड्रेस कर लें। और ऑब्वियसली सोल्यूशन भी थोड़ा डिटेल में ही दिया होता है, क्योंकि वो उसमें चीज़ें कुछ समझानी भी होती हैं साथ। पॉइंट नंबर 2, अच्छा भाई, इस सवाल के अंदर हम खड़े हैं 1 फरवरी 20 को, और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 19, और हम खड़े किधर हैं? 1 फरवरी को हम खड़े इधर हैं। डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्च अप्रैल में ऑथराइज करनी होंगी, ये पता नहीं कब की बात है, इसको छोड़ें। नवंबर 19 में हमने इंट्रोड्यूस की है एक प्रमोशन स्कीम। नवंबर 19 में हमने इंट्रोड्यूस की है एक प्रमोशन स्कीम इन विच अ स्क्रैच कार्ड वाज इंक्लूडेड इन ईच पैक ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। फर्ज कर लें ये प्रोडक्ट प्रिंटर है, पिछले एडजस्टमेंट में लैपटॉप थे, लेकिन पिछली एडजस्टमेंट कुछ ने अटेंड नहीं की भी, इसलिए पिछले से इसका लिंक भी नहीं है। तो WR इंट्रोड्यूस अ प्रमोशन स्कीम इन विच अ स्क्रैच कार्ड वाज इंक्लूडेड इन ईच पैक ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट है हमारी, मिसाल के तौर पे प्रिंटर होंगे, उसमें हम एक स्क्रैच कार्ड डालते थे। जैसे पुराने जमाने के अंदर पेप्सी के अंदर, आजकल भी कई प्रोडक्ट्स के अंदर होता होगा, पेप्सी के ढक्कन के पीछे जो है वो नाम लिखा होता था, आपको 5 रुपए मिले हैं, आपको 10 रुपए मिले हैं। तो आजकल पता नहीं किस में होता है, आपको पता होगा आजकल कौन सी चीज चल रही है ऐसी जिसमें कोई, 1 मिनट यार उसको बताने दो ना। अच्छा, इन विच अ स्क्रैच कार्ड वाज इंक्लूडेड इन ईच पैक ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। दीज कार्ड्स कैरी कैश प्राइजेस, और प्रिंटर घर में जाके खोलते हैं तो उसके अंदर कैश नहीं पड़ा होता, बल्कि एक नहीं प्राइस भी नहीं पड़ा होता। दीज स्क्रैच कार्ड्स हम डर रहे हैं, उनको स्क्रैच करना होगा सिक्के से। तो WR इंट्रोड्यूस प्रमोशन स्कीम इन स्क्रैच कार्ड वाज इंक्लूडेड इन द डब्बा ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर्स में प्रोडक्ट्स बता ले रहा हूँ। द कार्ड्स कैरी कैश प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम 100 रुपया तो 50,000 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 10,000 रुपये, किसी को 12,000 रुपये, किसी को 15,000 रुपये, किसी को 49,000 रुपये। इस तरह हमने उसमें प्राइजेस डाल दिए हैं। स्क्रैच करेंगे, आपको पता है हमारा तो जीरो निकलता है, कोई मसला नहीं, मुसीबतें आ रही हैं, सब्र करेंगे, दोबारा क्यों ट्राई करेंगे, तो दोबारा प्रिंटर जाके लेना है, प्रिंटरों की बात लगानी है घर में, बाद में 5 रुपये निकलने, 105 रुपये निकलने हैं 10,000 का प्रिंटर लेके चपेट। These scratch card carry prices ranging from ₹100 to 50,000 and are valid for claims till, ये क्लेम कर सकते हैं आप आके 29 फरवरी तक। क्लेम कब तक करके आ सकते हैं? 29 फरवरी तक, आप जब मर्जी आ जाए आके क्लेम कर लें। इन नवंबर WL इंट्रोड्यूस प्रमोशन स्कीम, यानी नवंबर के महीने के लिए आपने एक प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया। तो नवंबर के महीने में आपने क्या बेच दिए? प्रिंटर, और प्रिंटर्स लेके लोग घर चले गए हैं। आपको पता है इतने तेज तो लोग होते नहीं कि जैसे ही प्रिंटर लेके घर जाएं फौरन स्क्रैच करके सारे काम छोड़ के 105 रुपए लेने को आया हो। तो हमारे जैसे लोग तो ये सोचते हैं, मेरे जैसे आप जैसे जिनको टाइम की कदर है, वो कहते हैं आते जाते कहीं उधर चक्कर लग गया तो ठीक है ले लेंगे, वरना 29 फरवरी भी गुजर गया तो फारक करो यार, हमने क्यों लेना है। तो अब आते जाते हमारा किसी दिन चक्कर लग गया तो वहां ब्रेक मार के ले लेंगे। ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम। ऐसे स्क्रैच कार्ड हमने नहीं डाले, सिस्टम ने प्रिंट किए हैं एंड पैक डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट। और जब वो मशीनों के अंदर डब्बे पैक हो रहे थे, प्रिंटर पैक हो रहे थे, तो वहां पे खुद ही ऑटोमेटिकली चला जाता था विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। स्कीम के मुताबिक WL ने ये डिसाइड किया है कि वो प्राइजेस 25 मिलियन के डालेगा। कितने के प्राइजेस डालेगा? 25 मिलियन के प्राइजेस डालेगा। तो इस बात का मतलब ये है कि आपने एक एक्सेल की शीट बनाई होगी, और एक्सेल की शीट बनाकर आपने उसमें जो है वो प्राइजेस को नंबर असाइन किए होंगे,
और प्राइजेस को नंबर असाइन करने के बाद उसका टोटल कितना लिखा होगा 25, 1 2 3, 1 2 3। और इसमें फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आपने प्राइस डाला होगा 105 रुपए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आपने प्राइस डाला होगा 40,000 रुपए, और इन सब का टोटल करते करते 25 मिलियन आ गया होगा। तो इस तरह आपने सिस्टम में कोई फॉर्मूला लगाया होगा और फिर यहां से डायरेक्ट प्रिंट होके वो उसके अंदर जा रहे होंगे। एज पर द स्कीम WL हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड टोटल प्राइसेस ऑफ 25 मिलियन। 25 मिलियन के टोटल प्राइसेस थे। जब हम ईयर एंड पे खड़े थे यहां पे, क्योंकि नवंबर के अंदर हम प्रिंटर बेच चुके हैं, पास्ट इवेंट हो चुके हैं, नवंबर में प्रिंटर बेच चुके हैं, नवंबर में प्रिंटर इन नवंबर में बिके इन नवंबर। तो यहां पे खड़े होकर कुछ लोग आए होंगे एट ईयर एंड WL हैड ऑलरेडी रिसीव्ड अ क्लेम। सिस्टम का मसला है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है। असल में होता ही है कि सिस्टम में ना जब फॉर्मूला लगाते हैं तो आपने टोटल सिर्फ इनका कर दिया होगा, वो नीचे 25 आ गया होगा, ये टोटल में डालने भूल गए होंगे। कई किस्म की एरर्स हो जाती हैं, कैलकुलेटर पे जमा करते हुए एक फिगर कई दफा मिस हो जाती है, तो वो सिस्टम का जो टोटल का फॉर्मूला है वो गलत लगा होगा। यानी जब इधर आके आपने ऑल्ट इज इक्वल टू दबाया होगा तो जब रेंज दी होगी तो सिर्फ 2-3 चीजें रेंज में पकड़ी होंगी, बाकी रेंज में पकड़ना भूल गए होंगे, लेकिन वो भी यहां से प्रिंट होकर उसमें चली गई होंगी। अभी तक 32 मिलियन लोग लेने आ गए हैं। WL had already received a claims of 32 मिलियन एंड इंक्वायरी हैज एट ईयर एंड, यहां तक 32 लेने आ गए हैं। वो सेल हो चुके हैं प्रिंटर नवंबर में, इन नवंबर में सेल हो चुके हैं। An inquiry has led to the conclusion that software for printing scratch card has a certain programming errors. Software में programming errors थी, which has led to a printing of unknown amount of total prices as compared to the plan. Plan कितना था 25 मिलियन का, लेकिन प्रिंट कितने हो गए अननोन। नहीं 32 कैसे प्रिंट हुए, बट ईयर एंड तक 32 के क्लेम आए हैं अननोन अमाउंट के। अभी तो लोगों ने 29 फरवरी तक आना है, अभी लोग आते रहेंगे। फर्दर क्लेम ऑफ 12 हैज बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी। हाँ, ये तो वो पता है किस लिए बताता है कि हम खड़े यकम फरवरी को हैं, हम खड़े यकम फरवरी को हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट इवेंट तो वो नवंबर के अंदर ही है, और नवंबर के अंदर ही पास्ट इवेंट हो चुका है। कौन सा पास्ट इवेंट हो चुका है उसका बेचना इन नवंबर। इन नवंबर का मतलब होता है नवंबर में। फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन, जैसे हादसा हो जाता है हमारे साल, ऐसे नवंबर में प्रिंटर बिक चुके हैं, अब बस लोगों के आने का इंतजार है। 12 मिलियन हैड ऑलरेडी बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी। 31 जनवरी तक और भी लोग आ गए हैं। अच्छा, कितने आ गए नवंबर दिसंबर में 32, कितने और आ गए 12। कंसिडरिंग द रेपुटेशन WL वुड ऑनर ऑल द क्लेम्स। हमारा ये फैसला कि हम सारे क्लेम्स ऑनर कर देंगे। जाहिर बात है अगले को जितनी मर्जी कहानी कराएं, उसने कहना है आपके सिस्टम में मसला था, हमें से कोई कंसर्न नहीं, हमारा वाला प्राइस दो। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, फ्यूचर में क्लेम्स 1 महीना रह गया पीछे, लोगों ने आना है ना, लोगों को आने का हमने मौका दिया हुआ है। फ्यूचर में कितने क्लेम्स आएंगे, क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं? क्यों नहीं एस्टिमेट कर सकते? बिकॉज देयर हैज बीन अ प्रोग्रामिंग एरर विच हैज लेड टू प्रिंटिंग ऑफ अननोन अमाउंट। अब लोग आएंगे ही तो पता चलेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज टेस्टेड बाय आईकैप फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं आपको ये नहीं कह रहा मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। आईकैप ने इस कॉन्सेप्ट को पहली दफा टेस्ट किया था। किस कॉन्सेप्ट को? किस कॉन्सेप्ट को? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, नो रिलायबल। आज तक हम पॉसिबल ऑब्लिगेशन को कंटिंजेंट लायबिलिटी में डालते थे। आज तक सारे सवाल ये वाले कराए थे मैंने आपको। दिस डब्बा इज फर्स्ट टाइम टेस्टेड दैट नो रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज कि इनका एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। क्या? नहीं, अजीब सी बात। और हर एक में कोई 105 रुपए हैं, कुछ के हैं, और कुछ में 0 रुपए भी होंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ना, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए नो रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड, देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड। तो मेरे ख्याल से ऐसा करें, जो 32 और 12 हैं उसकी तो प्रोविजन बना दे, क्योंकि उसका तो रिलायबल एस्टीमेट अवेलेबल है। जो आने हैं उनका पास्ट इवेंट हमारे साल में ही है। कौन सा है पास्ट इवेंट? इन नवंबर प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है, जिसकी वजह से हमने इंक्लूड की है। नवंबर में ये लॉन्च की थी, तो नवंबर में जितने भी बिके हैं उन सब के बिकने में मसला हो गया। तो अच्छा, ये वैसे हमने क्यों रखा हुआ है कि बाद में जब भी कभी आ जाना। जाहिर बात है, लोग जरूरी तो नहीं कि जाते ही आ जाएंगे, कोई घर जाएगा आराम से बाद में तशरीफ लाएगा। तो 1 मिनट में पहले आंसर पढ़ लूं, फिर मैं आपके सवाल लेना शुरू करता हूं एक एक करके। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम रिसीव टिल ईयर एंड ₹32 मिलियन, WL शुड रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस। इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अच्छा, उसने शायद इसलिए ये लिखा है कि लोग ना आके ये ट्रांजैक्शन की नेचर ऐसी है कि पैसे लेके चले गए हैं। तो एक
कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, उसने शायद इसलिए ऐसा लिखा है। तो लोग आके पैसे लेके चले गए, क्योंकि स्क्रैच कार्ड की नेचर ऐसी है कि ये कोई जज ने फैसला नहीं करना, ये तो लोग आएंगे और आके पैसे लेके चले जाएंगे। तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट नहीं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फर्दर क्लेम्स ऑफ 12 मिलियन रिसीव ड्यूरिंग जनवरी, ये रिलेट नवंबर वाले प्रिंटर से ही कर रहे हैं, वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड शुड बी रिकॉर्डेड एज एन, क्योंकि हमारे साल में इवेंट हुआ, हमारे साल के बाद इवेंट हुआ है, लेकिन रिलेट कर रहे हैं हमारे साल से, तो इसलिए इसकी भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इस एक्सपेंस में बेहतर है कि साथ आगे प्रोविजन बना दें, पेएबल बना दें, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ, पे कब होगा, अगले साल होगा। तो 32 मिलियन की क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और 12 मिलियन की अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, कोई मसला नहीं, 12 मिलियन की एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट पेएबल, प्रोविजन क्रेडिट कर दें, पेएबल क्रेडिट कर दें, सर्टन होगी अमाउंट, पेएबल भी क्रेडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इट मीन्स कि वो थोड़ा सा रूम दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा बारीकी से जवाब नहीं दे रहा, बस उसने साबित ये किया कि ये मेरा खर्चा है, और हम भी इसी नतीजे पे पहुंचे थे ये हमारा खर्चा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग क्लेम विच हैव येट नॉट बीन रिसीव्ड एंड विल बी रिसीव्ड इन फरवरी, और फरवरी तक उनके पास चांस है ना आने का। तो इसमें वही 3 बातें उसने लिखी हैं, वी हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोबेबल आउटफ्लो है, एज कार्ड्स ऑफ हायर अमाउंट पर प्रिंटेड एंड इश्यूज एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्लान, ये उसने सवाल से अंग्रेजी उठाई है, बट अमाउंट कुड नॉट बी डिटरमिन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, लेकिन इसको यहां लिखना चाहिए था, बट नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, सो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज अ along with brief nature and amount cannot be determined, अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट भी नहीं लग सकता। चलें, आप डिस्कशन हो सकती है, इफ यू वांट टू डिस्कस तो 2-3 मिनट ले लें, कुछ पूछ लें। हाँ, डिस्क्लोज हम ये करेंगे कि यही सारी कहानी कि स्क्रैच कार्ड थे, हमने प्रिंट कर दिए थे, लेकिन सिस्टम में एरर थी, तो हमें नहीं पता कि नेचर बता देंगे, हमें नहीं पता आज ले आओ, क्या करना, क्या मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, विंग्स ऊपर करने हैं। शायद इस खर्चे की एंट्री होगी खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि स्क्रैच कार्ड की नेचर ऐसी है कि बंदा लाएगा तो कैश देना पड़ेगा, और इस खर्चे की एंट्री होगी खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, बट बाकी खर्चे के अमाउंट नहीं पता, इसलिए इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। हाँ, जो जनवरी में रिसीव हो गए हैं वो नवंबर वाले प्रिंटर के रिसीव हुए हैं ना, तो उनका हम एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि उनकी अमाउंट पता चल गई अब। हाँ, दे दिया है, लेकिन कब दिया होगा, जनवरी में, तो फिर ईयर एंड के ऊपर क्या एंट्री बनती है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन देखिए उसने ज्यादा इतनी बहस की नहीं, क्योंकि वो भी एक रीजनेबल लेवल की बहस करे, कितने डिटेल में जाए, उसने एक्सपेंस और एक्सपेंस लिख के गोल कर गया, बस पेएबल साथ नहीं लिखा, हालांकि यहां पर कैश होगा और यहां पे पेएबल होगा। आज आके इवेंट क्या बना है, पास्ट इन नवंबर, नवंबर में मतलब होता है इन नवंबर का, नवंबर में। अच्छा जी, आज हमने 2 से 3 सवाल करने हैं वारंटीज के। पेज 327, कोई कर लिया था सवाल जाके फाइनल अकाउंट का घर में? अच्छा जी भाई, आप दोनों को अब मुझे निकालना पड़ेगा क्लास से। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिटेलर, assuming estimate of provision is 10 million under the following independent scenarios. 320 retailer, manufacturer और customer. Independent scenarios. Retailer provide warranty to customer. मैन्युफैक्चरर को तो जिक्र ही नहीं हुआ ना इधर। ये है एडजस्टमेंट नंबर 1, और यहां मैं लिखूंगा रिटेलर की बुक्स, और पहले सवाल में
हम प्रोविजन बनाएंगे कितने की, 10 मिलियन। रिटेलर वारंटी दे रहे कस्टमर को। रिटेलर ने कस्टमर को कहा है कि तुम आ जाना, मैं मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा, 1 मिनट बस मुझे दे दें, जब मैं दूसरा करता हूं फिर आप नोट कीजिएगा। रिटेलर ने कस्टमर को कहा है तुम आ जाना, मैं तुम्हें मोबाइल सही करके दे दूंगा। अंदाजा है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, रिलायबल एस्टीमेट, कि तकरीबन 10 मिलियन की रिपेयर करके देनी पड़ेगी। अब दूसरा है, दूसरे सिनेरियो में मुझे चाहिए कि मैं नया डब्बा बनाऊं, लेकिन मैं टाइम सेव कर रहा हूं, जरा अपना नया डब्बा नहीं बना रहा। एक ये सिनेरियो है कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। सबर सबर सबर। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। मैन्युफैक्चरर कस्टमर को वारंटी देता है, यानी मेरे ख्याल से होता ही होगा कि कस्टमर जब दुकान पे जाता होगा तो कस्टमर कहता होगा वारंटी कार्ड, तो रिटेलर कहता होगा सॉरी मैं आपको वारंटी नहीं दे रहा, घर जाके ये प्रोडक्ट खोलिएगा, डब्बे में मैन्युफैक्चरर की वारंटी पड़ी हुई है, मेरे पास ना आइएगा। कोई मसला हुआ, ये वारंटी कार्ड आपके डब्बे के अंदर है वॉशिंग मशीन का, मैन्युफैक्चरर को फोन कीजिएगा, डॉलेंस वाले आएंगे आपके घर मशीन सही करके दे देंगे, मैं वारंटी नहीं दे रहा, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, मैंने इधर कोई रिपेयर शॉप नहीं खुली हुई, आप जाएं। तो द वारंटी इज हाँ, चीजें तो रिटेलर बेच रहे हैं, वारंटी इज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, डू नॉट प्रोवाइड एनी। रिटेलर वारंटी नहीं प्रोवाइड करा। ब्लू लाइन मैंने लगाई है, कौन किसकी तरफ लायबल फील कर रहा है, मुझे बताएं। रिटेलर कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा, अगर आपको डायग्राम समझ आ गई है। रिटेलर की किताबों में प्रोविजन रिकॉर्ड, बिकॉज रिटेलर डू नॉट प्रोवाइड एनी वारंटी। अच्छा जी, तो दो अलग अलग सवाल हमने सॉल्व कर लिया। 1 मिनट भाई, जरा तीसरा पढ़े। रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, ये वाला पकड़ते हैं। रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू, रिटेलर कस्टमर को कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तुम्हें चीज सही करके दूंगा, एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम मेन्यू। शायद रिटेलर ने रिपेयर शॉप खोली हुई है, रिटेलर सही करके दे देगा, एंड विल रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो अब ऐसे सूरत में ये तीसरा सिनेरियो बन रहा है। अब हम प्रोविजन कितनी बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे 10 की। हाउ एवर रीइंबर्समेंट शैल बी रिकॉर्डेड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ, रिसीवेबल बैलेंस शीट में सेपरेट एसेट नजर आएगा 10 रुपए का। ये बुक्स किसकी सिर्फ मैं करा रहा हूं, क्योंकि सवाल किसका है, रिटेलर। यहां तक नोट कर लें, फिर चौथा पढ़ता हूं मैं। रशीद, मेरे पास तो नहीं 3 बॉल पॉइंट्स अलग अलग कलर की, अल्लाह तुम्हें दे 3 बॉल पॉइंट्स अलग अलग कलर की, आमीन। ना भाई, हाइब्रिड में बातें नहीं, होले होले। कितने लोगों ने चौथा कर लिया, हाथ खड़ा करें। वेल डन। मेरे ख्याल से अगर आप किसी बाहर की कंपनी का लैपटॉप खरीदते हैं ना पाकिस्तान में जाके, तो आप बहुत नापसंद करते हैं कि बाहर की कंपनी की वारंटी मिले मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर को कहाँ ढूंढेंगे आप, हॉलैंड जाना पड़ेगा लैपटॉप सही कराने के लिए। तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं रिटेलर को, भाई तू जिम्मेदारी ले, वरना तो मैं लैपटॉप नहीं ले रहा तेरे से। तो आमतौर पर कस्टमर पसंद करते हैं रिटेलर की, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर अच्छा है और उसका भी मशहूर नाम है और पहुंचना भी मैन्युफैक्चरर के पास आसान है, बहरहाल वो तो अरेंजमेंट डिपेंड करता है इनमें क्या हुआ है, साथ साथ बातें भी हो जाती हैं, जरा बंदा फ्रेश हो जाता है। अच्छा, दिल में थोड़ा सा ऐसे मुझे भी दुख सा हो रहा है, ऐसे पार्ट भी नहीं होना, उदासी सी नहीं होती। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। ये रंग पकड़ लेते हैं, ये वाला। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू, अल्लाह अकबर, डिफरेंट रंग है यार रशीद। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर,
मैन्युफैक्चरर कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करे 10 मिलियन की, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर कस्टमर की तरफ लाइबल फील करेगा 10 मिलियन के लिए, एंड रिकवर 60% फ्रॉम, और रिटेलर से कितना ले लेता है, 10 की लाइबिलिटी महसूस करेगा मैन्युफैक्चरर और 6 का रिसीवेबल महसूस करेगा। लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर की किताबें तो नहीं बना रहा, मैं अगर मैन्युफैक्चरर की किताबें बनाऊं तो 10 की लाइबिलिटी लिख लें और 6 का, लेकिन मैं तो चरर की बुक्स बना रहा हूं या रिटेलर की बुक्स बना रहा हूं, लरर की, तो रिटेलर की तरफ से आपको पैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा किसकी तरफ, जी होता तो लिखा, सादा सवाल होता है। हाँ असल में बात पता है क्या होती है, डील है ना ऊपर वाली, ये अंदर की डील होती है, कस्टमर को नहीं पता होती, ये कस्टमर को नहीं पता होती, ये अंदर की डील होती है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की आपस में। कस्टमर को तो जो वारंटी कार्ड मिलता है उस पर क्या लिखा होता है कि आप मैन्युफैक्चरर से सही करवा लीजिएगा, बाद में मैन्युफैक्चरर रिटेलर को कहता है यार थोड़ा बता बर्डन तू भी बर्दाश्त करी, तो मैन्युफैक्चरर इतना स्ट्रांग होता है कि रिटेलर मजबूर हो जाता है ये मानने पे, रिटेलर कहता है अच्छा सर मैं भी थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ, अब क्या करूँ। तो कई दफ़ा मैन्युफैक्चरर इतने स्ट्रांग होते हैं कि रिटेलर की चलने नहीं देते, वरना मैन्युफैक्चरर कहेंगे रिटेलर को हम तुम्हें अपनी चीज़ ही नहीं दे रहे, अपना कारोबार बंद करो जाओ, तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। नहीं रिसीवेबल पेबल से एक्सीड ना करे, ये बात तो शायद मैन्युफैक्चरर के लिए मैं करूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं, लेकिन रिटेलर से तो आपको एक ही लाइन निकलती हुई नजर आ रही है, और रिटेलर तो लाइबिलिटी बुक कर रहा है, रिटेलर को तो किसी से रीइंबर्समेंट नहीं होनी, तो फील करें रिटेलर की किताबों से तो एक ही लाइन निकल रही है, तो रीइंबर्समेंट वाला तो सिनेरियो ही नहीं है। हाँ मैन्युफैक्चरर के लिए पेएबल है 10 और रिसीवेबल है 6, द रीइंबर्समेंट कैन ओनली बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, बट नॉट फॉर रिटेलर, रिटेलर की में तो देखें एक लाइन निकल रही है। डन, अच्छा बना लें, कोई जितने मर्जी बना लें सिनेरियो। अच्छा आगे चलें जी, पास पेपर का क्वेश्चन 2 निकालें, ये साथ ही जरा कर लें वारंटी वाला। 1 मिनट भाई, चौथे सिनेरियो में रिटेलर कस्टमर को क्या देगा, मुझे ये लग रहा है कि कस्टमर जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, चीज सही करवा लेगा, मैन्युफैक्चरर कहेगा रिटेलर को यार थोड़ा सा बर्डन तू भी ले ले। एरोस बनाएं तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। आप बता दें रिटेलर सिर्फ किसकी तरफ लाइबल फील कर रहा है, सिर्फ एरो देखें, रिटेलर का मैन्युफैक्चरर उससे कोई ताल्लुक ही नहीं कस्टमर से। जी आपकी तरफ से मोहर चाहिए थी, वो अब लग गई, अब हम आगे चलते हैं शायद कितने अच्छा अच्छा ठीक ना, तो बोला ना कर, काली चिट्टी शर्ट पहन के आए हैं भाई लाइनों वाली, आप उधर झाड़ू दे रहे थे, अब मैं में से ना बुलवाया करना। पेज नंबर 372, नहीं जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन 3, ओवल लिमिटेड डील्स इन एक सवाल ही नहीं छड़ा मुक रहा। ओवल लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेज 372 है हमाद, अब आपको मैं निकालूंगा क्लास से, और इस साइड से जनरेटर वाली साइड से। ओवल लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स दवाइयाँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बीपी ऑपरेटर्स, शुगर चेक करने वाली ऑपरेटर्स। ओएल इज इन द प्रोसेस ऑफ, बंदे के अंदर सरिया कितना भरा हुआ है उसको चेक करने वाली मशीन, इसको नहीं समझ आई, कुछ लोगों में सरिया भरा होता है। ओएल इज इन द प्रोसेस ऑफ, नहीं मैं वैसी बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की बात है, आजकल नहीं होता। ओएल इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। खुदा के लिए पिछले सवाल की रिक्वायरमेंट को ना मिटाएं। मैं तो चटनी खाता होता था, सलाद भी खाता होता था सालन के साथ, कल तो मैं सिर्फ टाइम ज़ाया किए बगैर सालन खाया। बस ये थोड़ी सी बात है सितंबर तक की, चला। ओएल हमें
वी आर डीलर। डीलर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, ये रिटेलर्स को भी बेच देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, OL सेल इंस्ट्रूमेंट A1 एंड B1 विद 1 ईयर वारंटी। A1 हम बेचते हैं और B1 बेचते हैं। A1 में भी ब्लड प्रेशर वाली कोई चीज होगी, B1 शुगर वाली चीज होगी। दीज यूनिट्स आर परचेज्ड फ्रॉम स्टार लिमिटेड। These are purchased from Star Limited. The details of warranty are as under. SL provide warranty to customer. ये देखें ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट थे। डीलर, मेन्यू, तीन पार्टीज है ना अलग अलग। डीलर समझ लें बिलावल है, स्टार लिमिटेड कोई बाहर के मुल्क के अंदर कंपनी है। आप खड़े हो, खड़े हो साइड पे हो जाए, ब्लैक शर्ट खड़े हो साइड पे हो जाए, ब्लैक शर्ट आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए अपनी, नहीं आगे, हाँ गर्दन को छोड़े ना, खड़े हो जाए। अच्छा थोड़ा सा इधर हो जाए, वो उन लोगों को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो बिलावल डील्स इन सर्जिकल इक्विपमेंट्स, और इनके कस्टमर होंगे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वाले और कोई, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें बेचेंगे तो कस्टमर्स इनके को हॉस्पिटल्स वाले हो सकते हैं। ये बाहर के मुल्क से मिसाल के तौर पे मंगवा रहे हैं चीज़ें। तो SL प्रोवाइड वारंटी सर्विसेज टू कस्टमर। ये जी A1 की बात हो रही है। पहले मैं ज़रा B1 करवा देता हूँ आपको, B1 कर लेते हैं पहले। अच्छा, OL प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। OL प्रोवाइड वारंटी टू एंड रिकवर एंटायर कॉस्ट फ्रॉम। अब इधर हम लाइबल फील करेंगे, इधर हम, तो ये रीइंबर्समेंट टाइप सिनेरियो बन जाएगा। OL प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर एंटायर कॉस्ट फ्रॉम SL। चलें जी, नोट करें। इस सिर्फ बिलावल मैंने अपनी तरफ से डाला है, बाकी सवाल में डेटा दिया हुआ था। बैठे जी। देखिए कोई हंसने वाली बात नहीं हो रही है ऐसी क्लास में। हाँ संजीदा रहे ना, क्लास के साथ साथ चलें। जब हम हंसें तब आप भी हंसें, जब हम फ़ोन पे बात करें आप भी फ़ोन पे बात करें, जब हम खामोश हो जाएं आप भी खामोश हो जाएं। अच्छा जी, ऑन 31 दिसंबर 18 साल के आखिरी दिन, it is estimated at total cost of 4 million and 7 million would be incurred in next year, would be incurred in for providing warranty services for A1 and B1। अच्छा, अगले साल, अच्छा ये ना 1 ईयर की वारंटी है, तो 1 ईयर की वारंटी का मतलब है 1 ईयर में चीज़ कभी भी ख़राब होगी तो आ जाना। तो कुछ लोग तो आगे होंगे चीज़ें खराब, क्योंकि कुछ लोगों की चीज़ें 3 महीने बाद ही चीज़ें मानने लग जाती हैं, चों ची पों, तो कुछ लोग आगे होंगे और आके चीज़ें सही करा आगे होंगे। 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी का मतलब होता है साल बाद अगर चीज़ खराब होगी तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, और 1 साल की वारंटी का मतलब होता है साल के अंदर अंदर अगर चीज़ खराब हो गई तो आप कंपनी। तो कुछ जो चीज़ें हमने 2018 में बेची होंगी वो नेचुरली सही हो गई होंगी, इसलिए उसने बड़ा ब्यूटीफुल लफ्ज़ यूज़ किया है। इट इज एस्टिमेटेड एट टोटल कॉस्ट ऑफ 7 million वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल जो लोग आएंगे, हमारा अंदाजा है हमें उनके कितने की वारंटीज सर्विसेज देनी पड़ेंगी, 7 million की, डेट वर सोल्ड इन 2018। चीजें हमारे साल ही बिक चुकी हैं, पास्ट पेमेंट हो चुका है, गलत चीजें बिक चुकी हैं, और हम उनको अगले साल इंशाल्लाह 7 million खर्च करके सही दे देंगे। अब ऑब्वियसली पास्ट इवेंट हो चुका है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसे कहेंगे, और लीगल ऑब्लिगेशन बनती है क्योंकि हमने वारंटी कार्ड इशू किया हुआ है, कोर्ट में जाके इन्फोर्स हो सकता है ये। तो रिलायबल एस्टीमेट भी अवेलेबल है और प्रॉबेबल आउटफ्लो है, बाजारी बात है, पैसे देने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो तीनों शराइत प्रोविजन बनाने की पूरी हो रही हैं। जहाँ तक प्रोविजन की फिगर है वो सवाल ने हमें दे दी, और रिसीवेबल के बारे में उसने एक लफ्ज़ लिख दिया एंटायर कॉस्ट। जितना भी हमारा खर्चा होगा वो सारा का सारा हम रिकवर कर लेंगे, इसलिए रिसीवेबल अल्लाह का शुक्र है 10 तक रिकॉर्ड हो सकता है, 10 से ऊपर तो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, ओहो, वो मेरे 10 पिछले सवाल वाले ज़हन में चल रहा था, पहले बोलना था ना। तो इस तरह होगा। अब वो सारा हम लिख के आएंगे जो बचपन में सीखा था और 55 तक साथ रहेगा, 55 साल के बाद चेंज हो जाएगा।
तब तो नए नए स्टैंडर्ड आ जाएंगे। IFRS 34 आप पूछेंगे IFRS 34 अभी ये क्या होता है? कोई बोलेगा IFRS 50 भी आ गए, ये क्या होता है? छोड़ यार, छोड़ मैं मरने वाला हूँ मुझे। अच्छा अब बताएं जी, आयस्तान 37 बड़े मज़े की ज़िंदगी है, सुकून से गुजारें। आयस्तान 37 नहीं, दो करके पेपर ले, मैं ये नहीं कह रहा जो आप कंटेक्चुअलाइज करें अपने आप को। ये कहाँ है हाउ टू राइट डाउन? तो ये पॉइंट 1 भी हम लिख के आएंगे। एज ऑन 31 दिसंबर 18 कंपनी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर वारंटी at reporting date because there is a present obligation in respect of a past event, which in this case is sale of units B1. Rupees 7 million, pending claim कोई नहीं, rupees 7 million is the amount that company would require to pay as advised by lawyer कोई नहीं. Therefore, a provision should be recorded for an amount of rupees 7 million. Claim to the extent of rupees 7 is accepted in principle की बजाय is to be recovered from Star Limited. Therefore, it will be taken as virtually and it will be recorded as an asset now. इसके बाद ये पॉइंट 8 लिख के आएंगे। Now company should record a separate asset of rupees 7 million in statement of comprehensive income. Provision may be presented net of। आखिरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अमाउंट जो है रीइंबर्समेंट की वो ऑलरेडी प्रोविजन के बराबर है। तो पॉइंट 1, 5 और 8 इस सारे का कॉम्बिनेशन लिखाएंगे, पॉइंट 1, 5 और 8 का। तो हाउ टू राइट डाउन वाले सफ़े पे 1, 5 और 8 ये सारा हम लिख के आएंगे। अब मुझे नहीं पता 1, 5, 8 लिख के आप घर जाके सोच रहे हो कि ये कोई तावीज़ बना के दिया था 1, 5, 8 वाला, तो इस तावीज़ को हमने ट्राई करना है। पेज और 41 भी होगा ना, मैं तंग करने के लिए पेज नंबर नहीं लिख रहा हूँ, चलिए पेज नंबर क्लास पे लिख देता हूँ। प्रोविजन लिख के आनी है, वर्चुअली सर्टन लिख के आना है और फिर रीइंबर्समेंट वाला पैरा लिख के आना है। प्रोविजन के लिए आप खोल लेंगे पैरा 14 कल की अगर आपने क्लास ली हुई है, और वर्चुअली सर्टन के लिए मैंने कोई स्टैंडर्ड नहीं खुलवाया, वो घिसी पिटी लाइन है, वो एज इट इज है। और रीइंबर्समेंट के लिए पैरा 53 और 54 मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ एक दो स्टूडेंट्स को, अब मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट जी, ये तो B1 की डिस्कशन हो गई। अब आपको पता है हम A1 डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना ये है वहाँ कैसा रहा, भाई को शेर याद हो गए हैं, अल्लाह के यहाँ कैसा रहा। अच्छा जी, SL प्रोवाइड वारंटी सर्विसेज टू कस्टमर्स। रशीद बारो बार गेम पैगी, हाँ यार सानू विच लिया ही नहीं, बारो बार गेम पैगी। SL प्रोवाइड वारंटी टू, आए सानू फड़ लिया, ए यार मारे गए ना, एंड रिकवर 50% फ्रॉम अस। वो जो चौथा सिनेरियो था अभी पिछले सवाल का, एंड रिकवर 50% फ्रॉम अस। 4 मिलियन और 2 मिलियन। अगली लाइन नहीं पढ़नी, वो ना एक नई चीज है, वो मैं आपको पढ़ाता हूं अभी। साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखना, नोट करें, अपना हाथ रखना, शफकत का हाथ रखना था। छोड़ दे यार उसके बाल, अब सरों का तेल लग जाएगा आपके हाथ पे। वैसे हल्की फुल्की सी खुशबू आती है उसमें से, पता नहीं आप उसे खुशबू कहते हैं या नहीं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त होता है बालों के लिए। बालों के लिए अलग क्लास होगी बाल बच्चों के लिए। अच्छा चलें जी, रशीद नोट कर लिया, बरकत वास्ते बैठे। अच्छा नोट कर लिया, तो 100% वही अंग्रेजी, सारी 100% वही अंग्रेजी। ये सारी लिख के रुपीस 4 मिलियन आएगा यहाँ पे। अच्छा ये कौन चिन मिन 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 कर रहा है, ये तुम मिन मिन कर रहे थे। अच्छा उसके बाद क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीस 2 इज प्रिंसिपली एक्सेप्टेड, नहीं इज रिकवरेबल, बल्कि हम उसका तो सवाल कर नहीं रहे, सॉरी मादरत भाई, सॉरी 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 सॉरी, हम तो किसका सवाल कर रहे हैं, सिर्फ हमने तो सोल्यूशन में सिर्फ ये डिस्कस करके आना है, ऐसा ही है ना। माजरत माजरत माजरत, हमने सोल्यूशन में सिर्फ ये डिस्कस करके आना है। आप बताएं जी, एज ऑन 30 जून
अगली साइड में तो डिस्कस ही नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट 1 डिस्कस। एज ऑन 30 जून ओएल शुड 31 दिसंबर ओएल शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर सेल ऑफ मोबाइल्स अंडर वारंटी because there is a present obligation in respect of past event, that is sale of units A1 rupees 2 which is payable by us to manufacturer, therefore a provision should be recorded for an amount of rupees 2 million only। हमने सिर्फ 2 मिलियन, जो मैंने रेड में सर्कल लगाया, हमने पेपर में सिर्फ ये क्यों डिस्कस करके आने, क्योंकि किसका सवाल है। अब मुझे ये लग रहा है कि इस सवाल में आप सिर्फ अब डिस्कस करके आएंगे पॉइंट नंबर 1 किस पेज का 3। चलो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, साथ साथ आज जरा ये भी लिख रहे हैं किसे प्रोविजन डिस्कस करके आनी है। आई एम फीलिंग लाइबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 मिलियन। अच्छा, एक जी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह आप मुझे सही बताएंगे। पहले आप मुझे ये बता दें कि रिटेलर ने एंट्री क्या करनी है किताबों में। एक्सपेंस डेबिट कितने से 2 से, ये एंट्री करनी है। एक ना क्लॉज डली हुई एग्रीमेंट में, इन केस एसएल डिफॉल्ट, एसएल ने वैसे किसको एंटरटेन करना था, गुड 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 गुड, इन केस रिलैक्स होकर पढ़ा करें। इन केस एसएल डिफॉल्ट, अगर एसएल डिफॉल्ट करता है, वैसे एसएल ने एंटरटेन किसको करना था, उधर डिफॉल्ट करता है। अगर एसएल ने डिफॉल्ट कर दिया, द वारंटी वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय ओएल, फिर हम सही करके देंगे। मुझे बताएं कोई लो चांस बन रहे कि 4 में से 2 की तो प्रोविजन बना ली, बाकी 2 भी देना पड़ सकता है, लेकिन बाकी 2 कब देना पड़ेगा, जब कभी वो, अब इसको IAS 10 में जो मैंने बताया था वो देना, गारंटी किसी के देना, उससे कंपेयर ना करें। ये प्रॉपर एक IAS 37 का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम एग्रीमेंट में अगले से वादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में IAS 37 कहता है कि आप एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करके यूजर को नेचर बता दो कि अगर मैन्युफैक्चरर के साथ कुछ हो गया दुनिया में और मैन्युफैक्चरर के पास हम गए तो पता चला मैन्युफैक्चरर चरर हो गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो फिर कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें 2 और भी देना पड़ सकता है। तो एक लाइन अब हम डाल के आएंगे, वो लाइन अब मैं आपको सोल्यूशन से दिखवाने लगा हूं। सादा सी लाइन होगी, हाउएवर इन केस, यही अंग्रेजी उठाएंगे, मैन्युफैक्चरर विल डिफॉल्ट, सो वी विल ऑल्सो बी लायबल टू इनकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन। सो दिस 2 मिलियन, क्योंकि 2 की तो बना ली है ना, पूरा 4 तो ना करें, 2 की तो ऑलरेडी लाइबिलिटी पड़ी है किताबों में। सो फॉर दिस 2 मिलियन अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो है जिसमें अगला बंदा अगर डिफॉल्ट कर दे तो मलबा किस पे गिर जाएगा, हमारे पे। तो ये एक छोटी सी लाइन है। हाँ, इसको वो ना उससे ना कंपेयर करें, वो जो गारंटी दी थी पेरेंट ने सब्सिडरी के लोन की, या ये 37 की स्पेसिफिक गाइडेंस इसमें अवेलेबल है कि इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज करो। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ा रहा हूं, चलें पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं करनी, वरना मैं एंट्री करके आता। एज ऑन 31 दिसंबर ओएल शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर वारंटी सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ इट इज सेल ऑफ A1। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वुड बी 2 million रिस्पेक्ट ऑफ, एज OL इज लायबल टू SL फॉर, however since OL is responsible for warranty services of A1 if SL, so OL should disclose a, उसने गलत किया, उसने दोनों को इकट्ठा करके लिखा है, हमने दोनों को इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे, हम अलग अलग करके लिखे आएंगे। और ये वाली जो लाइन है ये तो किसी और प्रोडक्ट के लिए है। तो कोई नहीं, सॉल्यूशंस तो जजमेंटल होते हैं, ये जो थ्योरी का सॉल्यूशन होता है लिखने वाले की मर्जी होती है। हम तो अलग अलग करके लिख दो, इकट्ठा करके लिख दो, उसमें क्या मसला है। बिकॉज इकट्ठे चलाना चीज़ों को मुश्किल होता है, तो अलग अलग करके लिखेंगे हम दोनों। हाँ जी, रिकॉर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 की क्यों रिकॉर्ड करनी है, क्या होगा तो क्या करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं या डिस्क्लोज करते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड, मैं जा रहा हूं क्लास से, कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड, मैं जा रहा हूं क्लास से। हाँ जी बताओ, मुंह से निकल गया था, निकलना नहीं चाहिए था। हाँ, 4 मिलियन की हमें रिपेयर करा के देनी पड़ सकती है, उसमें से 2 मिलियन तो ऑलरेडी हमने पेएबल में डाला हुआ है, तो एक्सपेंस डेबिट करके पेएबल भी तो क्रेडिट किया हुआ है, डबल एंट्री पूरी की हुई है, अकाउंटेंट्स डबल एंट्री करते हैं ना। ओके,
फाइनल अकाउंट्स। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। रशीद को कोई ऐसी बात सुनाई कि वो बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाए। अच्छा जी, हैंड रिटन पेज नंबर 1, हैंड रिटन पेज नंबर 1। थोड़ा सा जरा ऐसे चलें फिरें, फिर हैंड रिटन पेज नंबर 1 निकालना। ओके, बिल्कुल पेज 9 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। भाईजान ये प्रिंटिंग प्रेस में नहीं आए हुए, जल्दी सफा निकाल लें। जी भाईजान 4 पेपर हैं आपके आपके पास नहीं टाइम किसी से बातें करने का। अच्छा, तो भाईजान बाजार में आप जा रहे थे, आवाज आ रही थी अंडे ले लो अंडे ले लो अंडे ले लो, और 100 रुपए के अंडे थे, 10 रुपए डिस्काउंट मिला था। फर्ज कर लें एक अंडा, रशीद शुक्र मुर्ग है, अंडे ले लो 100 रुपए के अंडे और 10 रुपए। आप दुकानदार हैं, आपने अंडा बेच दिया, 100 वाला कितने का? 90 का। आप हैरान हो गए कि एक बंदे ने पूरा अंडा खरीद लिया, आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। आपने कहा यार कमाल कर दी, तूने पूरा अंडा खरीद लिया। अच्छा, तो ट्रेड डिस्काउंट आपने उसको दे दिया। इसकी जो एंट्री है अकाउंटेंट को जो करनी चाहिए, कैश डेबिट और सेल नहीं, अंडा क्रेडिट अलग एंट्री है, वो फिर अंडे की कॉस्ट से होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। वो मुर्गी से पूछना पड़ेगा कॉस्ट कितनी है। अच्छा, तो अंडा बेचने की एंट्री कैश डेबिट। भाई तेरी मुंह में उतरवा देनी है अगर तूने और ज्यादा ताव दिया तो, सॉरी पर्सनल कमेंट कभी कभी दे सकता है टीचर। कैश डेबिट सेल, खुद ही रूल बनाए हुए हैं, कभी कभी दे सकता है। कैश डेबिट सेल क्रेडिट 90 से होगी एंट्री, ठीक है। अच्छा, कभी कभी अकाउंटेंट दीवानगी में एंट्री कर लेता है सेल 100 से, नहीं कैश तो 90 से, कैश कैसे वो करेगा, बाकी डिस्काउंट एक्सपेंस में डाल देता है। इसे सेल डिस्काउंट भी अक्सर कहते हैं, कल ट्रायल में नजर आ रहा था। इसे सेल डिस्काउंट भी कहते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक्सपेंस भी कह सकते हैं, बस सेल डिस्काउंट 10। अच्छा, इस एंट्री से जो ट्रायल निकलता है, क्योंकि जनरल एंट्री जाती है टी काउंट में, टी काउंट से बनता है ट्रायल, ये काउंटिंग साइकिल था। इस एंट्री से जो ट्रायल निकलता है उसमें सेल आपको नजर आती है 90 की। इस एंट्री से जो ट्रायल निकलता है उसमें सेल नजर आती है, कैश अकाउंट तो छोड़ें, कैश को क्या करना, सेल नजर आती है 90 की। लेकिन इस एंट्री से बड़ा अजीब सा ट्रायल निकलता है, वो कल जैसा ट्रायल है जिसमें आपको सेल नजर आएगी 100 रुपए की और खर्चा नजर आएगा। जब भी ट्रायल में ये फिगर नजर आ रही हुई तो आपने समझा है कि सेल फूली हुई है। सेल क्या है ये देखिए ना, ये ट्रायल देख के पता चल रहा है, ट्रायल देख के पता चल रहा है। डिस्काउंट तो आना नहीं चाहिए था, डिस्काउंट आ रहा है, इसका मतलब है यहां 10 का गलत डेबिट पड़ा हुआ है, तो इधर फिर कंपनसेशन के तौर पे 10 का गलत क्रेडिट भी पड़ा होगा। असल में देखिए ना, ये चला गया यहां और ये चला गया यहां, तो लिखें जब भी डिस्काउंट नजर आ रहा होगा तो हम हमेशा यही समझेंगे कि सेल फुल प्राइस पे ट्रायल में पड़ी हुई है। जब भी डिस्काउंट नजर आ रहा होगा हम यही समझेंगे सेल ट्रायल में फुल प्राइस पे पड़ी हुई है। यार आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले सोने नहीं देते, सारी नींदें नहीं हमारी क्लास में, थोड़ी देर रहने दो, ये सफा खत्म हो जाए फिर उठाते हैं इसको। भाई कभी अम्मा अब्बा तंज भी कर रहे होते हैं, बच्चों को उठाना होता है साथ वालों को, उन्होंने उठाया ही नहीं उसको। बेटा कोई नहीं, छोटे भाई को खाना ना दो पूरे दिन। तो हम यही समझेंगे कि सेल फुल प्राइस या अनडिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ी है, तो हम यही समझेंगे सेल फुल प्राइस पे पड़ी है। अब हमने कल क्या किया था, हमने नोट 1 बनाया था, सेल में से सेल डिस्काउंट
असल में ना हमारे लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, कंपनी लॉ की, कि सेल पूरी शो करके उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दें। तो सेल हमने पूरी शो करके उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया था, लेकिन वैसे अकाउंटेंट को ऐसे एंट्रीज करनी नहीं चाहिए। अकाउंटिंग यही पढ़ा ना, यही पढ़ा ना, एंट्री नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, वन बाय वन। हाँ, एक तो कैश डिस्काउंट होता है ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, ये एंट्री ओरिजिनल पड़ी है, कितने लोगों ने? चलो जो पढ़े उसमें मट्टी डालो। ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री हो गई है, ना करो भाई। अब हम क्या करें, जब हम P&L बनाएं तो सेल किस पे शो करें? 100 माइनस 10, किस पे? 90 पे। इसको आप इस तरह समझ लें जैसे सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं ना, तो इसको माइनस कर देना। आपको पता है सेल रिटर्न भी इधर पड़ी होती थी डेबिट साइड पे। अच्छा जी, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का रेट जी मैं ले रहा हूँ 17%। पता नहीं पाकिस्तान में क्या सेल्स टैक्स का रेट होगा, 18 हो गया होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल हमें उससे कंसर्न नहीं, सेल्स टैक्स का रेट जो भी हो वो तो सवाल हमें देगा कि सेल्स टैक्स का रेट कितना है। अच्छा, जनरल टायर सोल्ड टायर्स ऑफ ₹100 फॉर 117। IFRS 15 कहता है हमाद कि जो पैसे आपने कस्टमर से लिए हैं 117, उसमें 17 रुपए आपका रेवेन्यू नहीं है। IFRS 15 में हम ये पढ़ेंगे, बिकॉज ये अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करानी है। तो आज हम सेल्स टैक्स की एंट्रीज करने लगे हैं सेलर की बुक्स में। जनरल टायर ने 100 वाला टायर जब बिल बनाया तो 117 का बेचा, तो इसमें जनरल टायर जो एंट्री करेगा वो करेगा कैश डेबिट 117। सेल सिर्फ वो है जिसमें हमारा हक है, सेल क्रेडिट 100। और नहीं, सेल्स टैक्स पेबल जरा कंफ्यूज करेगा लफ्स, मैं पेबल लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता नीचे लफ्स क्या लिखा हुआ है, गलती से सेल्स टैक्स पेबल मैंने लिखा हुआ है, वो कंफ्यूज करेगा लफ्स। पेबल, पेबल अच्छा लफ्स है, पेबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट। तो अमाउंट कलेक्टेड बाय अस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अवर रेवेन्यू। ये हम IFRS 15 में पढ़ेंगे, जो हमारा आखिरी स्टैंडर्ड रह गया। अच्छा, कई दफा अकाउंटेंट जज्बात में आकर एंट्री कर देते हैं कैश डेबिट सेल क्रेडिट। जब अकाउंटेंट जज्बात में आके ये एंट्री करता है तो उसको फिर एहसास दिलाया जाता है कि ना 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 भाई, ये 17 आपने देनी है गवर्नमेंट को। 17 आपने किसको देनी है? तो वो फिर एंट्री करता है एक्सपेंस डेबिट, सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इसको खर्चे में डालता है, और पेएबल क्रेडिट। नहीं, सेल को नहीं करता, फिर वो सेल तो नहीं कर सकता, आप तो पेएबल तो बुक करना ही करना है गवर्नमेंट की तरफ। तो ये रॉन्ग एंट्रीज करता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पेपर में रॉन्ग एंट्रीज अकाउंटेंट ने कर दी हैं? या तो वो अंग्रेजी में लिख के बताए, फिर भी बात समझ आ रही है। अगर वो अंग्रेजी में लिख के नहीं बताएगा तो ट्रायल में सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे नजर नहीं आना चाहिए। पेएबल की टेंशन नहीं लेनी आप लोग, पेएबल और क्रेडिट होता ही होता है। ट्रायल में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है सेल्स टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि देखिए सेल हमेशा बुक होनी चाहिए नेट पर, लेकिन जब वो सेल्स बुक कर ले ग्रॉस पर तो उसको कैंसिल करने के लिए एक खर्चा बुक करता है कॉन्ट्रा, तो फिर ट्रायल अजीब सा शो हो रहा होता है। अभी ट्रायल में इन चीजों ने कैसे जाना है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा कि ट्रायल में इन चीजों ने कैसे जाना है, ये तो ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री में सेम है। मुझे बताएं, अगर उस ट्रांजैक्शन से ट्रायल निकालूं तो ट्रायल में मुझे क्या नजर आएगा? सेल नजर आएगी सिर्फ, किसकी? 100 की। ये अच्छा ट्रायल है। लेकिन जो बुरा ट्रायल होगा, पेएबल की टेंशन नहीं लेनी आपने, पेएबल वो बुक करते हैं क्योंकि उसको पता है ये गवर्नमेंट को देने हैं पैसे। वो फिर ऐसे करते हैं कि सेल बुक कर लेते हैं 117 पे और सेल्स टैक्स बुक कर लेते हैं। जब भी हमें सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे नजर आएगा, हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि सेल इज ऑलरेडी इनफ्लेटेड, सेल मेरी क्या हुई हुई है? फूली हुई है, इसको वापस नीचे लाना है। आना कितने पे चाहिए नजर? 100 पर, लेकिन नजर क्या आ रहा है? खर्चा। इसका मतलब है इधर इसने खर्चे में कुछ डाला है तो इधर भी डाला होगा, फिर ट्रायल टली हुआ होगा, तो इसका मतलब है इसने सेल भी फुलाई हुई है। तो एज इट इज वही वाली बात दोबारा लिख लें। अगर ट्रायल में सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, अगर ट्रायल में सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, तो हम सेल्स टैक्स एक्सपेंस, पेएबल की टेंशन नहीं है, सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहे हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि सेल
फुल प्राइस पे पड़ी है, यानी 117 पे। एज्यूम नहीं करेंगे, हकीकत है बल्कि, तो हम एज्यूम करेंगे कि सेल किस पे पड़ी है, फुल प्राइस पे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि दोनों एडजस्टमेंट्स को साइड पे रख दें। सादा सी बात सुन लें, अगर कभी ट्रायल में डेबिट साइड पर क्या पड़ा हुआ, अगर कभी ट्रायल में डेबिट साइड पे सेल रिटर्न पड़ी होती थी ना, तो सेल फुल अमाउंट पे पड़ी होती थी, हम सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते थे। अगर कभी ट्रायल में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होती थी, तो एसेट की कॉस्ट बुक वैल्यू पे नहीं होती थी, वो कॉस्ट होती थी, उसमें से हम अकमुलेटेड डिडक्शन क्या करते थे, माइनस करते थे। अगर कभी ट्रायल में सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा हो या सेल डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आ रहा हो, तो जो सेल पड़ी होगी वो किस पे पड़ी होगी, फुल अमाउंट के ऊपर पड़ी होगी। फाइनल अकाउंट ऊपर है, किधर है, बिल्कुल ऊपर, दरमियान में या नीचे, कहाँ है, हद हो गई। कल हमने पेज 602 किया था। कल मैंने आपको, एक होता है हकीकत, एक होता है एहसास। ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं, हकीकत तो हकीकत होती है, एहसास तो हल्का सा टच होता है। तो कल मैंने आपको हल्का सा एहसास दिलाया था, यानी टच कराया था। आज मैं आपको हकीकत दिखाने लगा हूं। आंखें बंद करें, मैं हकीकत खोलने लगा हूं। जब हकीकत आपके सामने खुलेगी तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। पेज नंबर 654, दूसरा पार्ट बनाने बनाएं, आज पूरी पार्टी करते हैं हम।